आज के आने वाली धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी दहला देने वाली साजिश से जो पति ब्रह्मचारी की कहानी में एक नया भूचाल लाने वाली है। एक तरफ सूरज है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपने सपनों को साकार करने की दहलीज पर खड़ा है, और दूसरी तरफ आकाश की नफरत और ईर्ष्या की आग है जो सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। आज सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, जहां उसे अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित करना है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी पत्नी ईशा, जिसे वो नफरत की नज़रों से देख रहा है, वही उसकी ढाल बनकर खड़ी है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां प्यार और नफरत की जंग के बीच एक बड़ा राज खुलने वाला है। क्या ईशा अपनी कुर्बानी देकर सूरज का मान बचा पाएगी, या फिर आकाश की यह जहरीली चाल सूरज के करियर और जिंदगी दोनों को तबाह कर देगी? सस्पेंस और जज्बातों से भरे इस सफ़र में आज आप देखेंगे कि कैसे एक बंद कमरे के पीछे से एक उम्मीद की किरण निकलती है जो नफरत के सारे अंधेरों को चीरने का दम रखती है। उधर कहानी में एक नया तूफान उठता है जब ईशा अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ शीशे के सामने खड़ी होती है। आज सूरज के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का दिन है, क्योंकि उसे बड़े बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देनी है। ईशा ने दिन रात एक करके वो भाषण और सारे दस्तावेज तैयार किए हैं जिनके बिना सूरज की जीत नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही ईशा निकलने वाली होती है, तभी वहां आकाश आधमकता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता दिखाई देती है। आकाश बड़े ही घमंड के साथ ईशा से कहता है कि क्या हुआ ईशा जी, इतना सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं तुम उस सूरज की मदद करने तो नहीं जा रही जो आज धूल चाटने वाला है? आकाश की माँ भी वहां पहुंच जाती है और ईशा पर तंज कसने लगती है कि मेरी बहू आज बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन अफसोस कि आज उसकी ये सुंदरता किसी काम नहीं आएगी। ईशा का दिल जोरों से धड़क रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो सूरज की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। आकाश बड़ी ही बेरहमी से ईशा को उसी के कमरे में धकेल देता है और बाहर से ताला लगा देता है। ईशा दरवाजे को पीटती रह जाती है और चिल्लाती है कि आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, सूरज का करियर दांव पर लगा है। लेकिन आकाश के सिर पर तो बस सूरज को बर्बाद करने का भूत सवार है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब कमरे के अंदर कैद ईशा खुद को बेबस महसूस करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उसे बस उस पेन ड्राइव की चिंता है जिसमें सूरज की पूरी मेहनत छिपी हुई है। तभी वहां नन्ही मिशिका खेलती हुई आती है और ईशा उसे देखकर अपनी हिम्मत जुटाती है। ईशा को पता है कि आकाश की मां बाहर पहरा दे रही है, इसलिए उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। ईशा झटपट एक कागज पर संदेश लिखती है और उस पेन ड्राइव को एक छोटी गेंद के साथ मजबूती से बांध देती है। वो मिशिका को बुलाती है और कहती है कि मेरी प्यारी मिशिका, हम एक बहुत मजेदार खेल खेलेंगे जिसका नाम है चोर पुलिस। ईशा मिशिका को समझाती है कि तुम्हें इस गेंद को किसी भी तरह सूरज तक पहुंचाना है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख न ले। मिशिका मासूमियत से हाँ कह देती है, लेकिन तभी वो गेंद उछलकर सीधे आकाश की मां के पैरों के पास आ गिरती है। ईशा का कलेजा मुंह को आ जाता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। आकाश की मां चिल्लाकर कहती है कि ये छिपकली तू यहाँ क्या कर रही है, और ये गेंद यहाँ कैसे आई? ईशा जानती थी कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा, वरना सूरज का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और भी रोमांचक हो जाती है जब ईशा अपना दिमाग चलाती है। वो कमरे के अंदर रखे एक बहुत ही कीमती गमले को जोर से पटककर तोड़ देती है। शीशे और मिट्टी के टूटने की आवाज सुनकर आकाश की मां का ध्यान भटक जाता है और वो चिल्लाती हुई ईशा के कमरे की तरफ भागती है कि तूने इतना महंगा गमला कैसे तोड़ दिया? ईशा अंदर से नाटक करते हुए कहती है कि मुझे बाहर निकालो, वरना मैं यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिशिका दबे पांव वहां से उस गेंद को उठाती है और बिजली की फुर्ती से घर के बाहर भाग निकलती है। आकाश की मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिशिका तब तक आंखों से ओझल हो चुकी होती है। ईशा मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, बस ये पेन ड्राइव सूरज तक पहुंच जाए, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उधर सभा में सूरज खड़ा है और उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बिना उस दस्तावेज के वो कुछ नहीं बोल सकता। सभी लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि क्या सूरज आज हार जाएगा। लेकिन तभी बंटी वहां पहुंचता है और उसे वो गेंद मिल जाती है जो मिशिका ने उस तक पहुंचाई थी। सूरज को जैसे ही वो पेन ड्राइव मिलती है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और वो एक ऐसा भाषण देता है कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तभी कहानी अचानक पलट जाती है जब सूरज अपनी इस बड़ी कामयाबी के बाद घर लौटता है, लेकिन उसके दिल में ईशा के लिए प्यार नहीं, बल्कि बेइंतहा नफरत भरी हुई है। वो ईशा के पास जाकर खड़ा होता है और उसकी आंखों में नफरत की ऐसी आग है जिसे देखकर ईशा कांप उठती है। वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था ईशा कि तुम मुझे छोड़कर एक अमीर और रसूखदार आदमी के पास चली जाओगी तो मैं बिखर जाऊंगा?
देखो, आज मेरा प्रोजेक्ट सफल हो गया है और मुझे तुम्हारी या तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। ईशा खामोश खड़ी रहती है क्योंकि वो सूरज को सच नहीं बता सकती कि उसने ये सब सूरज की रक्षा के लिए किया है। सूरज आगे कहता है कि तुम जैसी औरतें कभी गरीबी में नहीं रह सकती, तुम्हें तो बस महलों के ख्वाब देखने की आदत है। इसीलिए तुमने उस आकाश को चुना जो एक गुंडा होने के बावजूद आईएएस बनने का नाटक कर रहा है। ईशा के दिल पर ये शब्द तीर की तरह लगते हैं, लेकिन वो बस इतना कहती है कि सूरज, आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। सूरज उसे चुप करा देता है और कहता है कि सच तो ये है कि तुमने अपने सपनों के लिए अपनी पूरी फैमिली और अपने प्यार को बेच दिया। ईशा की आंखों से बहते आंसू सूरज को पिघला नहीं पाते और वो वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। उधर कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है जब सूरज के घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन उसके पीछे भी एक साजिश पल रही है। सूरज की कामयाबी की मन्नत पूरी होने पर घर में माता की चौकी और पूजन का आयोजन किया गया है। दाई माँ ने माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए हीरे जवाहरात से जड़ी एक बहुत ही कीमती चुन्नी मंगवाई थी जो उनकी पुरानी मन्नत का हिस्सा थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है और मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। पंडित जी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच ईशा ने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। वो अपना पूरा भेष बदलकर और चेहरे पर गहरा घूंघट डालकर पंडित जी के साथ घर के अंदर दाखिल हो जाती है। दाई माँ उसे देखकर ठिठक जाती हैं और पंडित जी से पूछती हैं कि ये कन्या आपके साथ कौन है। पंडित जी बड़ी चतुराई से कहते हैं कि ये माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं और पूजन में शामिल होना चाहती थी, तो मैंने इन्हें साथ ले लिया। दाई माँ का मन थोड़ा शंका में है, लेकिन वो भक्ति के आगे हार मान लेती हैं और ईशा को अंदर आने की इजाज़त दे देती हैं। ईशा की नज़रें बस सूरज को ढूंढ रही हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ तब आता है जब सूरज की भाभी मोनिका के मन में लालच जाग उठता है। वो उस हीरे जड़ी चुन्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेती है और उसे चुराने का एक खतरनाक प्लान बनाती है। जब सब लोग माता की आरती में लीन होते हैं और अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से डूबे होते हैं, तभी मोनिका मौका पाकर वो चुन्नी का डिब्बा अपनी साड़ी में छुपा लेती है। लेकिन उसकी ये हरकत ईशा की नज़रों से बच नहीं पाती, जो घूंघट के पीछे से सब कुछ देख रही है। ईशा को डर है कि कहीं इसका इल्ज़ाम किसी मासूम पर ना आ जाए। इसी बीच दाई माँ की नज़र अचानक ईशा पर पड़ती है और उन्हें महसूस होता है कि इस घूंघट वाली औरत के चलने का अंदाज बहुत जाना पहचाना है। जैसे ही पूजा खत्म होती है, हवा के एक झोंके से ईशा का घूंघट थोड़ा सा हट जाता है और दाई माँ का शक यकीन में बदल जाता है। दाई माँ चिल्लाकर कहती हैं कि ये ईशा है जो यहाँ भेष बदल कर आई है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सूरज भी वहाँ दौड़ कर आता है। दाई माँ तुरंत मौका देखकर ईशा पर चोरी का इल्जाम लगा देती हैं कि ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ माता की वो कीमती चुन्नी चुराने आई थी। इसी बीच कहानी में एक और धमाका होता है जब आकाश सूरज को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए अपनी अगली चाल चलता है। वो सूरज के पिता अरविंद जी को रास्ते में रोक लेता है और उन्हें बड़ी ही मीठी बातों में फंसा लेता है। आकाश उन्हें एक फाइल दिखाता है और झूठ बोलता है कि ये ईशा की मेडिकल रिपोर्ट है जिसे जलाना बहुत जरूरी है, वरना ईशा की बदनामी हो जाएगी। अरविंद जी, जो पहले से ही घुटनों के दर्द और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वो आकाश की बातों में आ जाते हैं और बिना देखे उस फाइल को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही फाइल जलकर राख होती है, आकाश की हंसी पूरे आसमान में गूंजती है। वो बड़े ही जालिमाना अंदाज में कहता है कि आपने ये क्या कर दिया अंकल जी, आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बल्कि अपने बेटे सूरज का सबसे बड़ा सपना जला दिया है। ये वही वाटर प्रोजेक्ट की असली फाइल थी जिसे सूरज आज मंत्री जी को सौंपने वाला था। अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। सूरज को जब ये पता चलेगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा और यही आकाश का असली मकसद है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि किस्मत अब एक ऐसा पत्ता खेलने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तभी वहां एक रहस्यमयी औरत की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि आकाश की पहली पत्नी है। वो सीधे सूरज के पास पहुंचती है और आकाश का वो काला सच बताती है जिसे सुनकर सूरज की रूह कांप जाती है। वो औरत बताती है कि कैसे आकाश ने उसे धोखा दिया और उसकी नन्ही बच्ची को उससे छीनकर उसे पागल घोषित कर दिया था। वो सूरज को आगाह करती है कि आकाश ने ईशा से शादी सिर्फ उसे पाने के लिए नहीं बल्कि सूरज को नीचा दिखाने और उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए की है। सूरज को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ईशा ने आज तक जो कुछ भी किया वो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सूरज अब भी ईशा पर भरोसा कर पाएगा या फिर जलाई गई फाइल और चोरी के झूठे इल्जाम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कहानी के अंत में सस्पेंस और भी गहरा जाता है जब ताई माँ ईशा को धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। आरव वहां पहुंचता है और अपनी बहन के सम्मान के लिए पूरे परिवार से भिड़ जाता है। वो कहता है कि मेरी बहन पर लगाए गए ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और वो खुद को बेकसूर साबित करके ही रहेगी।
सूरज एक तरफ अपने पिता की गलती और जल चुकी फाइल के गम में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ ईशा की आंखों में छिपी उस बेगुनाही को देख रहा है जो उसे सच बताने की कोशिश कर रही है। क्या सूरज उस जल चुकी फाइल का कोई दूसरा विकल्प निकाल पाएगा या फिर मंत्री जी के सामने उसकी बेइज्जती तय है? क्या ईशा की पत्नी का खुलासा आकाश को जेल पहुंचा पाएगा या फिर वो अपनी ताकत और रसूख के दम पर फिर से बच निकलेगा? आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्यार की जीत होगी या फिर साजिशों की ये दीवार सूरज और ईशा को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। क्या ईशा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर उसे इस घर से अपमानित होकर हमेशा के लिए जाना होगा? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।